नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। एसवाई कुरैशी साहब ने लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड रहे हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। शीर्षक है अंडरमाइनिंग पॉल्स। क्या है जो चुनाव प्रक्रिया को अंडरमाइन करता है, उसको कमतर बना देता है। इनकी नज़र में वो हैं ओपिनियन पॉल्स और एग्जिट पॉल। तो पूरी बहस जो है कि ओपिनियन पॉल होने चाहिए कि नहीं, एग्जिट पॉल होने चाहिए कि नहीं, होने चाहिए तो किस तरह के होने चाहिए, उनके साथ क्या समस्याएं हैं, क्या निदान हमने खोजने की कोशिश की है, क्या निदान दूसरे देशों ने खोजने की कोशिश की है, इन सब बातों के जवाब ये संपादकीय देने की कोशिश करता है। इसलिए जीएस पेपर 2 के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हम भारतवासी इलेक्शंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक में कुरैशी साहब कहते हैं कि ज्यादातर लोकतंत्र जो हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो ओपिनियन पॉल और एग्जिट पॉल पर अलग अलग तरह की पॉलिसीज रखते हैं। किन किन तरह की पॉलिसीज हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि इसको लेकर बहस किस बात पे छिड़ती है। एक तरफ तो ऑब्वियसली बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन दूसरी तरफ बात होती है उस पर लगाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शंस की। तो इनके बीच एक बैलेंस कैसे खोजा जाए, संपादकीय इस पर बात करता है। उसके बाद भारत में इस प्रकार की बहसें कब से शुरू हुई, उन बहसों के क्या परिणाम निकले, इसकी बात भी ये संपादकीय करता है। फिर कुछ उदाहरण देता है, कुछ टीवी स्टिंग ऑपरेशंस हुए, कुछ न्यूज़ चैनल के स्टिंग ऑपरेशंस हुए, उससे क्या सच्चाई उभर कर आती है, इसकी बात होती है। फिर दुनिया भर में इस तरह की क्या चीज़ें हैं, यानी कि हम भी क्या कदम उठा सकते हैं, उसकी बात होती है। और अंत में जो गतिरोध अभी भी दिखता है, कानून एक तरफ और असल में प्रैक्टिस में जो हो रहा है वो एक तरफ, उस विसंगति पर भी ये संपादकीय जाते जाते एक नजर डाल देता है। तो इन सब बातों को हम करेंगे। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, जहां इलेक्शन सीजन शुरू नहीं हुआ, हर टीवी चैनल पर ओपिनियन पॉल आने लगते हैं। ओपिनियन पॉल नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। वो बताते हैं, टीवी चैनल इस आधार पर ये बताते हैं कि इस सूबे में, इस जिले में, इस पोलिंग बूथ पर कितने लोग किसको, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। यही हुआ ओपिनियन पॉल। एक वर्ड हो गया ओपिनियन पॉल, दूसरा वर्ड आपने आज ही सुना जिसको हम कहते हैं एग्जिट पॉल। ये बेसिकली एग्जिट पॉल यानी जो लोग वोट देकर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर आए हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया था, ये मानते हुए कि वो सच बता रहे हैं। इसके आधार पर वो एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले ही लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन में कौन जीता। इनमें से क्या बैन है, क्या नहीं है, किस हद तक बैन है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बहरहाल संपादकीय शुरू हुआ था इस बात के साथ कि ओपिनियन पॉल शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पॉल तो बाद में आएंगे जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। ओपिनियन पॉल शुरू हो चुके हैं और सभी पार्टियों ने कभी ना कभी, सभी मतलब सभी पार्टियों ने कभी ना कभी इन पोल्स के खिलाफ आवाज उठाई है, कहा है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन संपादकीय कहता है कि वो आवाज तभी उठाते हैं जब उनको इन पोल्स में हारता हुआ दिखाया जा रहा होता है, एक ही पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा होता है। तो ये तो हो गई राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी। जहां तक न्यूज़ चैनल्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो देखना चाहते हैं, प्राइम व्यूअरशिप आती है इन पॉल्स की, तो वो कहते हैं कि हमें इसको दिखाना ही पड़ता है। दोनों की अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरियों से इतर हम अगर दुनिया की दूसरे लोकतंत्रों को देखें तो हम पाते हैं कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के रोक हैं। 2 दिन से लेकर 21 दिन पहले इस तरह के ओपिनियन पोल्स पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि कनाडा, फ्रांस, इटली, पोलैंड, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर 2 दिन और से लेकर 21 दिन तक अलग-अलग लिमिट है। इलेक्शन से पहले आप इस तरह के ओपिनियन पोल्स को आपको रोकना पड़ता है। भारत में क्या स्थिति है हम अभी जानेंगे, संपादकीय बताएगा। अपोजिशन क्या है भाई? लोग पूछ रहे हैं, पूछने दो। अपोजिशन के लिए कहानी है। कहानी क्या है? ऑस्ट्रिया में 2021 में वहां के चांसलर साहब को रिजाइन करना पड़ा। क्यों रिजाइन करना पड़ा? उन्होंने फेक सर्वेस कराए, न्यूज़ चैनल पे दबाव डाला कि इन फेक सर्वे को दिखाया जाए ताकि लोगों को ये लगे कि उन्हीं की पार्टी अगले चुनावों में जीतेगी। मामला बाहर आ गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा।
अगर एक जगह कोई पकड़ा गया है तो इससे इस बात का इशारा मिलता है कि ये घटनाएं तो कई जगहों पर हो रही होंगी, शायद पकड़ी नहीं जा रही होंगी। संशय तो होता है, यही डाउट है इस ऑपोजिशन का। तो ऑपोजिशन क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एक तरफ है, तो ये फ्रीडम हमें मिलती है, जो हमें बोलने की आजादी है हमारी, एक्सप्रेशन की आजादी है हमारी, हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 के आधार पर मिलती है। आर्टिकल 19 1A हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लेकिन साथ ही आर्टिकल 19 2 इस बात की भी ताकीद करता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इन फ्रीडम पे लगाई जा सकती हैं। तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप डिफेम नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते। बोलने का अधिकार आपको है, लेकिन इस पर कुछ चीजें, कुछ रोक लगी हुई हैं। तो तमाम इस तरह की रोकें हैं। संपादकीय क्या कहता है कि कई बार ओपिनियन पोल्स पर रेगुलेशन या रोक लगाने की मुखालफत करने वाले लोग, इस आधार पे मुखालफत करने वाले लोग कि भाई ओपिनियन पोल, लोगों को ओपिनियन देने का अधिकार, टीवी चैनलों का ओपिनियन पूछने का अधिकार और दिखाने का अधिकार तो आर्टिकल 19 से सुरक्षित है। संपादकीय कहता है वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस तरह के फ्रीडम पर, इस तरह की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रोके हैं जो आर्टिकल 19(2) में है। इसके अलावा सीआरपीसी की धाराओं में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 में भी है। उन नियमों, उन कानूनों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो संपादकीय कहता है कि देखिए, भले ही संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उसने कुछ अपवाद रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं। लेकिन संविधान ये भी बात करता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और उसमें कोई अपवाद की गुंजाइश वो नहीं छोड़ता। संपादकीय ने 3 केसेस बताए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि लोकतंत्र बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बिना जीवित नहीं रह सकता, या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर सुनकर आपको केशव नंदा भारती केस याद आ गया होगा, हम उसका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे। खैर, इसके अलावा भी एक और जजमेंट में उन्होंने कहा था कि किसी भी संसदीय प्रणाली की आत्मा जो है, उसका हृदय जो है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही है। तो संपादकीय क्या कहना चाह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर तो कुछ बंदिशें हैं, फ्रीडम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर कोई बंदिश नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ऐसा क्यों लगता है कि ओपिनियन पोल जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आड़े आते हैं? मैंने एक कहानी सुनाई थी, ऑस्ट्रिया की थी। वही बात इलेक्शन कमीशन को भारत के लिए भी लगती है, वही संदेह भारत के लिए भी लगते हैं। मानना है कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो कई बार स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, यानी कोई उनको प्रायोजित कर रहा है। क्यों कर रहा है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसको इससे फायदा होने की उम्मीद है। नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, अपारदर्शी। आप पूछेंगे ओपिनियन पोल में क्या अपारदर्शी? ये अपारदर्शी कि आपने जिस सैंपल को चुना, कैसे चुना, कैसे तय किया कि आप यहां जाकर लोगों से पूछेंगे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, वहां जाकर क्यों नहीं पूछा? कितने लोगों से पूछा, ये आपने कैसे तय किया? एजेंसीज ये बताती नहीं है। बता दें तो पारदर्शी हो जाए, नहीं बताती अपारदर्शी। तो ये सब समस्याएं हैं। ये सब समस्याओं के लिए एक ब्रॉड हम ये भी जान लेते हैं, लोक नीति का एक सर्वे आया था। कहा गया कि भारत के अमूमन हर 100 वोटर्स में से केवल 35% हैं जो कमिटेड वोटर्स हैं, जो पहले से मानकर बैठे हैं हम इस पार्टी को ही वोट देंगे। बाकी के जो 65% है वो जस्ट चुनाव से कुछ समय पहले तय करते हैं कि वो किसको वोट देने वाले हैं, और उनमें से भी 30% का निर्णय इस बात पर आश्रित होता है कि कौन जीतने वाला है। वो वोट खराब नहीं करना चाहते। तो इस चलते भी, इस गणित के चलते भी ओपिनियन पोल्स की सार्थकता या कीमत भारत में बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन को शक है कि यह कीमत कोई और अदा करता है ताकि उन 30% लोगों को बरगलाया जा सके। और भारत के अधिकतर इलेक्शंस में, कई इलेक्शंस में छोटी छोटी मार्जिन्स होती हैं। कई पोलिंग बूथ पर वो छोटी मार्जिन्स में ये 30% लोग इधर का उधर करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ओपिनियन पोल्स पर
कुछ रेगुलेशन होना चाहिए या बैन होना चाहिए, जो भी हो, लेकिन वो मानता है कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की राह में एक रोड़ा है। इसके अलावा तो वही बात कि संपादकीय कहता है कि देखिए इसके लिए नियम भी हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने इस तरह का ओपिनियन पोल, अगर ये साबित हो जाए कि ओपिनियन पोल किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के बहकावे में आके, किसी के प्रभाव में आके किया गया है, दिखाया गया है, जैसे ऑस्ट्रिया में साबित हो गया, तो फिर उसको इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। हम कह रहे थे दंड विधान में कई नियम हैं। आईपीसी सेक्शन 171C के तहत, आईपीसी सेक्शन आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि दंड संहिता में इसके खिलाफ एक कानून है, धारा है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी इसमें सजा का प्रावधान है। तो हमें ये धाराएं नहीं याद रखनी, हमें ये याद रखना है कि ये चाहे दंडात्मक धाराएं हो, चाहे कानून हो, इस तरह की चीजों को बैन करते हैं, पकड़ में आना मुश्किल है। आगे क्या कहता है संपादकीय? संपादकीय कहता है कि देखिए ओपिनियन पोल्स पर जो रोक की मांग है वो पुरानी है, काफी नई नहीं है। बहुत पहले 1997 में और 2004 में 2 बार संसदीय बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन ने संसदीय दलों को पार्टियों को बुलाया कि भाई बताइए आपको क्या लगता है। सभी पार्टियों ने कहा कि ओपिनियन पोल्स पर रोक लगा देनी चाहिए। गुंजाइश किस बात पे थी, अंतर किस बात पे था कि भाई ये जो है रोक कब से लगाई जाए, जब से पोल शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल नोटिफाई होता है या असल नोटिफिकेशन आ जाती है। आम भाषा में लोग समझते नहीं हैं या फिर ध्यान नहीं देते। हम जान सकते हैं इलेक्शन कमीशन पोल शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल पहले बताता है कि किस तारीख से इलेक्शन होने वाले हैं। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये पोल शेड्यूल जारी करता है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र बॉडी, आर्टिकल 324 के अंतर्गत किसी को सीधे तौर पे जवाबदेह नहीं, स्वयं तय करता है पोल शेड्यूल क्या होगा। जिस दिन पोल शेड्यूल तय करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ट्रांसफर्स रुक जाते हैं, आप नई तरह की योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, इत्यादि आदि। तो वो एक चीज हो गई, क्या हो गई, शेड्यूल बता दिया। उसके बाद ये रिकमेंडेशन भेजता है सरकारों को कि वो नोटिफिकेशन जारी करें इलेक्शन का। सरकार की लॉ मिनिस्ट्री या बेसिकली सरकार, ये काम गवर्नर या राष्ट्रपति, डिपेंडिंग अपॉन कि ये राज्य का चुनाव है कि केंद्र का सरकार है, वहां से फिर ये नोटिफिकेशन, ये अधिसूचना जो है चुनावों की, ये जारी होती है। तो ये अंतर होता है, कुछ दिनों का अंतर होता है चुनाव के शेड्यूल के आने में और नोटिफिकेशन या अधिसूचना के जारी होने में। तो अंतर इसी बात पे था कि जो ओपिनियन पोल है इस पर रोक कब से लगे, उसी दिन से लग जाए जिस दिन चुनाव आयोग ने पोल शेड्यूल जारी किया, या उस दिन से लगे जिस दिन चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को मना लिया या सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। तो 1998 में कुछ गाइडलाइन को इलेक्शन कमीशन ने इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये गाइडलाइन कैसे इशू कर रहे हैं, कोई कानून तो पार्लियामेंट में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक बात है, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। वो गाइडलाइंस को वापस ले लिया गया और इस विषय की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता कि ओपिनियन पोल संवैधानिक है या नहीं, संपादकीय कहता है इस पर चर्चा कोर्ट में जो हो सकती थी वो नहीं हो पाई। खैर, समय आगे बढ़ता है, साल 2008 आता है, कई पार्टी ने फिर से डिमांड की कि भाई इलेक्शन कमीशन आप रोक लगाइए ओपिनियन पोल पर, एग्जिट पोल पे। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप लोग पार्टी हैं, संसद में बैठती हैं, पहले कानून बनाइए, हम एक बार हाथ जला चुके हैं। इसके बाद कानून की बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने भी उस कानून को बनाने में मदद की। संपादकीय कहता है सरप्राइजिंग बात थी कि जो कानून पास हुआ उसमें एग्जिट पोल तो बैन हो गए। कितने बैन हुए, क्या कानून है वो हम आगे जानेंगे। एग्जिट पोल बैन हो गए, ओपिनियन पोल बैन नहीं हुए। संपादकीय कहता है ये स्पष्ट नहीं है कि वो पार्टियां जो ये मांग करने में बिल्कुल उनमें मतैक्य था कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों बैन होने चाहिए, कानून बनाते समय पार्लियामेंट में उन्होंने इस चीज का ध्यान क्यों नहीं रखा। उसके बाद 2013 में ये डिबेट फिर से आई, इलेक्शन कमीशन ने फिर से पार्टियों से पूछा, एक पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने कहा कि भाई बैन लगा देना चाहिए ओपिनियन पोल्स पर और एग्जिट पोल्स पर। तो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी इकलौती एंटिटीज नहीं है या इकलौती दो एंटिटीज नहीं है जो इन पर बैन लगाना चाहती हैं। प्रेस काउंसिल जो है, प्रेस काउंसिल भी कहता है कि प्रिंट मीडिया, खास तौर पे प्रिंट मीडिया आज के समय में बहुत सारे प्रभावों के क्षेत्र में आ जाता है,
उस पर दबाव बढ़ जाते हैं कई कई पार्टियों को आगे बढ़त दिखाने के लिए। इसके अलावा प्रिंट मीडिया कई तरीकों से, दूसरे तरीकों से भी मैनिपुलेशन करता है, ऐसे आर्टिकल छापने को मजबूर रहता है जिससे कुछ पार्टियों को या कुछ लोगों को बढ़त मिले, कुछ पार्टी कुछ लोग पीछे हो जाएं। तो ऐसे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी क्या कहता है कि पॉल सर्वे को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखिए, शंका की नजर से देखिए। उसके बाद तो शिकायत करने वालों में हमने देखा इलेक्शन कमीशन है, हमने देखा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज है। इसके बाद हमने देखा शिकायत करने वालों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। चौथा कौन है? चौथा सबूत है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ 2014 में, पाया गया कई पोलिंग कंपनी जो है वो रंगे हाथ पकड़ी गई कि वो सर्वे में हेरफेर करने को तैयार थी अगर उनको सही कीमत मिले। वो मार्जिन ऑफ एरर बदलने को तैयार थी, विक्ट्री मार्जिन बदलने को तैयार थी कि कितनी संख्या के वोटों से कौन जीतने वाला है, हम ये दिखाना बदल देंगे। हम दिखाएंगे कि स्पष्ट बहुमत से कोई जीत रहा है, जिससे लोगों के मन में ये विचार जाए कि यही विजेता कैंडिडेट है। और वो 30% लोग जो ये सोचते हैं कि अपना वोट खराब क्यों करें, जीतने वाले लोगों को जिता देते हैं, उनके पक्ष में माहौल बन सके। तो इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन भी आया। संपादकीय कहता है दुख की बात है, उस स्टिंग ऑपरेशन को ना तो लोगों ने ज्यादा याद रखा, ना ही कानून के जानकारों ने उस पर इतना ध्यान दिया। उसके आगे संपादकीय पूछता है कि फिर आगे की राह क्या? आगे की राह तो ये हो कि कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आ जाए, या तो ओपिनियन पोल्स का कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आए, यानी जैसे कि ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है, ब्रिटेन में मतदान के लिए एक प्राधिकरण है, उसी प्रकार के मतदान प्राधिकरण की भारत में आवश्यकता है। उस मतदान प्राधिकरण से फायदा क्या होगा कि जितनी भी पोलिंग एजेंसीज हैं जो जो इस तरह के सर्वे छापती हैं, आपने नाम सुने होंगे, उनको बताना होगा कि उनका स्पॉन्सर कौन है, यानी उनके पास धन कहां से आ रहा है। लाखों लोगों से ये सवाल पूछने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए धन कहां से आ रहा है। उनको बताना होगा कि सैंपल साइज कितना बड़ा है, स्पष्ट बताना होगा, प्रूफ देना होगा कि जितना सैंपल साइज आपने कागज में लिखा है, 1000 लोगों से पूछा, 5000 लोगों से पूछा, 1 लाख से पूछा, 6 लाख से पूछा, बताइए। मेथोडोलॉजी बताइए कि उन लोगों को कैसे चुना, टाइम फ्रेम बताइए कि कितने समय में आपने इन सारे प्रश्नों का जवाब लोगों से लिया। क्या ये सर्वे 1 महीने के अंतराल में कराया, 1 साल के अंतराल में कराया, या हफ्ते के अंतराल में कराया? आपने अपने रिसर्च स्टाफ को क्या ट्रेनिंग दी थी? इस तरह के तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब इस प्राधिकरण को सौंपने होंगे इन पोलिंग एजेंसीज को। संपादकीय कहता है ये एक आगे की राह हो सकती है। अच्छी बात है। बिहार चुनाव जब हुए 2015 में, तो भारत की 6 बड़ी पोलिंग एजेंसीज ने कहा था कि हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए अपना एक पोलिंग काउंसिल बनाएंगे। बोला था बहुत साल पहले बोला था। 6 साल बीत चुके हैं, 2015, 7 साल बीत चुके हैं, अब तक तो कोई बना नहीं है। संपादकीय कहता है कि यानी कि सरकार को ही इस दिशा में, या कोर्ट को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा अगला विषय आता है एग्जिट पोल। बहुत देर से हम कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल तो बैन हो गए, ओपिनियन पोल बैन नहीं हुए। तो लेकिन आप पूछेंगे कि भाई एग्जिट पोल भी तो आते ही हैं। वो आते हैं जो सारे चुनाव जब खत्म हो जाते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, अंतिम चरण के बाद, अंतिम मतदान डल जाने के आधे घंटे बाद से एग्जिट पोल्स आते हैं। ये हम जानते हैं, ये सच्चाई है। ओपिनियंस पोल तो अभी से आ रहे हैं, क्योंकि या कम से कम आ रहे थे, क्योंकि ओपिनियंस पोल्स पे कोई रोक नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल तो बैन थे। आप पूछेंगे आधे घंटे बाद आ कैसे रहे हैं? संपादकीय कहता है कि 2008 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ बदलाव हुए थे, एग्जिट पोल को बैन किया गया था। लेकिन मीडिया ने इस कानून को कभी फॉलो नहीं किया। एग्जिट पोल होता है, चुनाव में से लोग जो निकल कर आ रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है आपने किसको वोट किया। इस आधार पे आज भी आधे घंटे बाद से टेलीकास्ट शुरू हो जाता है एग्जिट पोल्स का। संपादकीय कहता है दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी हमारे मन में जो कंफ्यूजन है वो ठीक है, क्योंकि संपादकीय कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो एग्जिट पोल रिजल्ट्स को अलाउ करता है कि आप आधे घंटे बाद से, अंतिम चरण के अंतिम वोट डल जाने के आधे घंटे बाद से एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर सकते हैं। वो ये नहीं कहता कि भाई पोल ही बैन है। जो हमने 2008 में बदलाव किए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में,
उसके बाद तो एग्जिट पोल पर ही रोक लग गई थी। इसलिए भी लग गई थी कि माना जाता है किसी से पूछना कि आपने किसको वोट किया, जो उसके पास उसका अधिकार है कि वो अपने वोट को गोपनीय रखे, कहीं ना कहीं उसका हनन करता है। और भी कारण है। तो संपादकीय कहता है कि उस बदलाव का जो 2008 में कानून में हुआ था कि आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, उस बदलाव का जिक्र खुद इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में नहीं है। आप इस आयरनी को, विसंगति को ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं वो लॉ के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इस विसंगति के चलते कई बार होता है कि एग्जिट पोल कंडक्ट कर रहे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक बड़े अखबार के संपादक को गिरफ्तार किया गया था कुछ साल पहले। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो इस पर भी सफाई लाने की जरूरत है। तो ये था आज का संपादकीय। हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होते हैं। हमने जाना कि ओपिनियन पोल पर शंका क्यों जताई जाती है। 100 में से 35% ही लोग जानते हैं वो किसको वोट करना चाहते हैं, 65% बाद में निर्णय लेते हैं, 30% जीतने वालों को ही वोट देना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया में इस तरह के केस हुए जब पाया गया कि वहां के चांसलर इस प्रकार की धांधली में शामिल थे कि ओपिनियन पोल को अपने हिस्से में झुकाकर चुनावों को अपने हिस्से में झुकाया जा सकता है। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसने इस बात की तस्दीक की कि भारत में भी चोरी छुपे ये मामला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कई बार इस बारे में लोगों से सवाल पूछा, पार्टियों से सवाल पूछा। पार्टियों ने कहा इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ओपिनियन पोल पर रोक लगी, एग्जिट पोल पर नहीं लगी। तो यानी कि मुख्य रूप से 4 सबूत हमें मिलते हैं कि रोक क्यों लगाई जानी चाहिए या किनको शिकायतें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इसके अलावा भारत में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ऑस्ट्रिया का जो कांड हुआ, ये 4 उदाहरण हैं जो बताते हैं कि क्यों इन पर रेगुलेशन की आवश्यकता है। आगे की राह क्या हो सकती है? जिस प्रकार से इंग्लैंड में एक पोलिंग काउंसिल है, एक ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है, उस प्रकार से भारत में भी एक भारतीय पोलिंग काउंसिल की रचना हो सकती है। ये आगे की राह है। और एक और आगे की राह है कि जो कुछ विसंगतियां हैं, जो कानून पास हुआ था और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की भी आवश्यकता है। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल के महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।